हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। तो जो अपने डीटीएस चल रहे हैं बच्चों, उसी सीक्वेंस में फिजिक्स का जो सेकंड डीटीएस है P2, उसके सॉल्यूशन वो हम एक बार फिर से लेके आए हैं बच्चों। P2 में सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ये पेपर था। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें कम से कम 5 से 6 सवाल नीट में एक्सपेक्टेड है कि वो आएंगे, है ना, इन टॉपिक्स में से। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम सॉल्यूशन चालू करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कार इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक, रेडियस r दिया हुआ है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, v की वैल्यू kt दी हुई है आपको, है ना, और k कांस्टेंट दिया हुआ है। इंस्टेंटेनियस पावर वो आपसे पूछा हुआ है, निकालना है। तो कंसेप्ट पता होना चाहिए बच्चों। क्वेश्चंस की तो कोई कमी है नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन ही सकते हैं, कंसेप्ट आप जरूर देख लेना। तो सर्कुलर मोशन में याद करना है बच्चों, सर्कुलर मोशन में पावर, सर्कुलर मोशन में शक्ति वो केवल टेंजेंशियल फोर्स, स्पर्श रेखीय बल ही शक्ति उत्पन्न कर सकता है। टेंजेंशियल फोर्स ही पावर वो जनरेट कर सकता है। तो इंस्टेंटेनियस फोर्स निकाल लीजिए आप। इंस्टेंटेनियस फोर्स के लिए AT निकालना पड़ेगा। AT का फॉर्मूला dv/dt होता था बच्चों। AT 1D का एक्सेलरेशन होता था, एक विमी गति का त्वरण होता था। तो KT है, KT का डिफरेंशिएशन करोगे तो T का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और AT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K आ जाएगी। और AT की वैल्यू अगर K आ गई तो FT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M × AT आ जाएगी। M की वैल्यू M है, AT की वैल्यू कितनी है बच्चों, K है। तो ये फोर्स आ गया, टेंजेंशियल फोर्स आ गया, कितना आ गया, M × K आ गया टेंजेंशियल फोर्स। और पावर का फॉर्मूला होता था बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता था फोर्स F.V होता था, है ना। लेकिन टेंजेंशियल फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल होते हैं, स्पर्श रेखीय बल और वेग समांतर होते हैं। और अगर ये समांतर है, टेंजेंशियल है, तो Ft × V, यही आंसर आ जाएगा। Ft की वैल्यू हमने निकाल ली M × K, v की वैल्यू हमें kt दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दिया तो mk²t, mk²t फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा। कंसेप्ट ये है इस क्वेश्चन का। शॉर्ट नोट्स अगर आप इसके बना रहे हैं तो साथ में कंसेप्ट लिखते चलना। कंसेप्ट ये है कि सर्कुलर मोशन में केवल टेंजेंशियल फोर्स, केवल स्पर्श रेखीय बल ही कार्य या शक्ति, वर्क या पावर जनरेट कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आपने बहुत ही समझदारी के साथ रिवीजन करके ये पेपर दिया होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सेकंड क्वेश्चन भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बोला हुआ है एक बॉल मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकेंड से। तो एक बॉल है m मास की, वो 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और ये एक और आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल को, एक दूसरा विराम अवस्था में द्रव्यमान है स्टेशनरी बॉल है, उससे टकराती है, ठीक है ना। और इलास्टिक कोलिजन दे रखी है, ओब्लिक कोलिजन दे रखी है, प्रत्यास्थ त्रियक टक्कर दे रखी है, इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन दे रखी है। और टक्कर के बाद इनमें से कोई एक बॉल, वो एक बॉल तो बच्चों कितना एंगल बना देती है, एक बॉल तो चली जाती है 20 डिग्री में, दूसरी बॉल कितना एंगल बनाएगी वो अपने को बताना है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों, याद कर लेना, कॉपी में मैंने करवाया भी हुआ है। अगर इलास्टिक कोलिजन होती है, अगर प्रत्यास्थ टक्कर होती है, त्रियक होती है, ओब्लिक होती है, तो याद करना है हमें कि पार्टिकल्स या कण टक्कर के बाद वो उनके बीच में टोटल एंगल जो आता है कोलिजन के बाद वो 90 डिग्री आता है ना। शीट में पैकेजेस में भी है ये सवाल। अगर मास सेम है, द्रव्यमान समान है, प्रत्यास्थ त्रियक टक्कर है, इलास्टिक कोलिजन है, ओब्लिक कोलिजन है, एक मास चल रहा है, एक रुका हुआ है, तो कोलिजन के बाद, टक्कर के बाद टोटल एंगल पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में कुल एंगल 90 होता है। अब एक 20 हो गया तो फिर दूसरे को 70 ही होना पड़ेगा ताकि 70 और 20 मिलकर 90 हो जाए, 70 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अच्छा सवाल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगेन आपको चीज़ें याद होंगी तो नीट में बड़ी ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कोणीय संवेग संरक्षण पर दिया गया है और बोला गया है कि अर्थ की रेडियस n कम हो गई है ना, 1/n हो गई। कुछ बोला नहीं हुआ है तो बाहर से टॉर्क या बलागुण 0 मानना पड़ेगा, और बाहर से अगर बलागुण 0 है, टॉर्क 0 है, तो कोणीय संवेग संरक्षण एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वो आपको लगाना पड़ेगा, L इनिशियल L फाइनल सेम मानना पड़ेगा। L की वैल्यू I ओमेगा होती थी बच्चों, L की वैल्यू कितनी होती थी, I ओमेगा होती थी। तो शुरुआत में I की वैल्यू I मान लेते हैं, है ना, और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इनिशियल मान लेते हैं। बाद में I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, I का फॉर्मूला जो होता है ना वो 2/5 mr² होता है सॉलिड स्फीयर या ठोस गोले के लिए, है ना। तो या फिर आप ऐसे लिख लेना कि I किसके समानुपाती होता है, r² के, I प्रोपोर्शनल किसके होता है, r² के। अब r की वैल्यू तुमने 1/n कर दी, तो फिर r की वैल्यू अगर तुमने 1/n कर दी तो I भी कितना हो जाएगा, 1/n² हो जाएगा। तो मतलब बाद में I की वैल्यू हो जाएगी I/n² और ओमेगा फाइनल। तो बताइए यहां से ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n² ओमेगा इनिशियल, ये वैल्यू आ जाएगी। अब बताइए शुरुआत में आवर्तकाल कितना था, शुरुआत में आवर्तकाल, शुरुआत में टाइम पीरियड 24 घंटे था अर्थ का, है ना, और आवर्तकाल जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है उसका फॉर्मूला 2π/ओमेगा इनिशियल होता है। बाद में आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो बाद में टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π/ओमेगा फाइनल, और ओमेगा फाइनल की जगह तुम क्या लिख सकते थे, ओमेगा फाइनल की जगह n² इंटू ओमेगा इनिशियल लिख सकते थे। तो अगर आप इसमें ओमेगा फाइनल की जगह 2π/n² ओमेगा इनिशियल लिख सकते हो, और 2π/ओमेगा इनिशियल इसकी वैल्यू 24 थी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24/n² के बराबर। इस प्रकार से इसका आंसर बच्चों जो आ जाएगा वो 24/n² आ जाएगा, मतलब थर्ड इसका ऑप्शन सही आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोला गया है एक इंजन है 200 किलोग्राम पानी उठाता है और पानी उठा रहा है वो 20 मीटर तक, है ना। वर्क कितना होगा, कार्य कितना होगा, कार्य होगा mgh के बराबर। कितना है कार्य, m की वैल्यू कितनी है 200, है ना, m की वैल्यू, g की वैल्यू है 10 और हाइट की वैल्यू भी आपको कितनी दे रखी है 20। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2 और 2 4 और 1 2 3 4, तो ये आ जाएगी 1 2 3 4 इतने जूल, 40,000 जूल। ये अपने पास क्या आ गया है, कार्य आ गया है। बच्चों वर्क आया है, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है, अगर टाइम 10 सेकेंड दिया तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, मतलब पावर वो आई कितनी है अपने पास 4000 वॉट के बराबर। तो पावर हमारे पास आई है 4000 वॉट के बराबर। अब आप ये बताइए हमें कि ये पावर आई है, अब हमें दक्षता दी गई है, हमें एफिशिएंसी दी गई है, तो फाइंड द पावर ऑफ इंजन, इंजन की कितनी पावर है। देखिए बात इसमें ये है कि इंजन ने इतनी शक्ति ना आउटपुट दी है बच्चों, ये आउटपुट दिया हुआ है अपने को, क्योंकि इतना पानी उठाया तो ये आउटपुट है शक्ति का। जो दक्षता होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, ये होती है दक्षता। तो बताइए मेरे को, ये होती है एफिशिएंसी। तो ये तो 60% दिया हुआ है, तो 60 आ गया। आउटपुट हमने निकाल रखा है, आउटपुट वो 4000 है, इनपुट वो हमसे पूछा गया है इनटू 100। बच्चों 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा और पावर इनपुट का आंसर आ जाएगा 40 और 3 0 और बटे में 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 नीचे आ जाएगा, 40 और 3 0 है ही। अब ये 40/6 देखोगे तो 6 6 36 आ जाएगा, 6.6 और 10 की पावर 3 को किलो बोल सकते हो, तो 6.6 किलोवाट ये आ जाएगी हमारे पास शक्ति इनपुट। अब देखिए इसमें कभी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, दक्षता का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा यही होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। इंजन ने इतना पानी उठाया
है ना। तो इसका मतलब है ये आउटपुट मिल रहा है हमें, कुछ डाउट होना नहीं चाहिए, और आउटपुट है, इनपुट वाली शक्ति आपको निकालनी थी, आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखेंगे तो 5th नंबर के क्वेश्चन में आपको बोला गया है f की वैल्यू दे रखी है आपको 2 + 2x, और आपको वर्क निकालना है, कार्य निकालना है जब x 0 से 4 तक चेंज होगा। बच्चों यहाँ पे बल बदल रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कर देते, इंटीग्रेशन f × dx, उससे आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन f मतलब 2 + 2x का इंटीग्रेशन करोगे, है ना, f dx इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे, 0 से 4 तक लिमिट डाल देंगे। तो बताइए अगर हम इंटीग्रेशन करते 2 का, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x आ जाता, और 2x का इंटीग्रेशन बच्चों x² आ जाता। इसमें जब आप x की जगह 4 लिखेंगे अपर लिमिट, तो 2 × 4 + 4 का स्क्वायर, तो 16 और 8 24 आ जाएगा। 24 मतलब 5th का सेकंड बच्चों आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 वो देख लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि बॉय इज मूविंग विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड इज इंक्रीज बाय 4 मीटर पर सेकेंड इन ईच सेकेंड, फाइंड टोटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये कंसेप्ट है कि सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन होते हैं। सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति में 2 त्वरण होते हैं, 2 एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक स्पर्श रेखीय त्वरण, और एक आता है अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। तो AC का फॉर्मूला होता है बच्चों v²/r। तो v² की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लेना, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। r की वैल्यू 3 है, 3 से डिवाइड कर लेना, तो 9/3, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। AC की वैल्यू 3 आ गई। AT का मतलब होता है चाल के परिवर्तन की दर, या स्पीड कैसे चेंज हो रही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पीड जो है ना वो 4 मीटर प्रति सेकेंड में बदलती है, ठीक है। तो मतलब आप इसे लिखोगे ना तब भी ये एक्सेलरेशन या त्वरण बन जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्या बन गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया। एक्सेलरेशन ये, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन है, AT। 1 सेकेंड में स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है। तो बता दिया ना स्पीड कैसे चेंज हो रही है, 4 मीटर प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में। तो जो स्पीड चेंज होना बताए उसको AT कहते थे अपन। तो AT हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। AC हमने कितना निकाला था, 3 निकाला था। याद रखना है AC और AT परपेंडिकुलर होते थे, AC और AT लंबवत होते थे। तो 3 और 4 का अगर तुम परिणामी निकालते, 3 और 4 का रिजल्टेंट निकालते, तो 5 आ जाता, और 6th क्वेश्चन का यही आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है बच्चों, 2 किलोग्राम का मास है, 2 मीटर की रस्सी है, इसको हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वृत्तीय गति में घुमा रहे हैं अपन। तो बताइए क्षैतिज वृत्तीय गति में अगर ये रस्सी है, ये द्रव्यमान है, मास है, इसको क्षैतिज वृत्तीय गति में घुमाया जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन में वृत्तीय गति में एक ही समीकरण है, केंद्र की तरफ लगने वाला बल Fc। अब सेंटर की तरफ टेंशन लग रहा है, उसकी वैल्यू आपको किसके बराबर करनी पड़ेगी, m²r के बराबर। फॉर्मूला होता है Fc = m × AC। कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशन लगाते हैं, आंसर आ जाता। तो टेंशन की वैल्यू 64 दे रखी है, 64 लिख देना। m की वैल्यू 2 दे रखी है, ओमेगा निकालना है बच्चों तुम्हें। r की वैल्यू भी 2 दे रखी है, ये 2 और 2 4 हो जाएगा। 4 से इस 64 को कैंसिल करोगे, 16 बराबर ω²। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। तो 7th क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है हाइट h की वैल्यू निकालिए जिससे कि आप आसानी से क्या बता पाए, सर्कुलर मोशन हो जाए, ये बता पाए। अच्छा ये बताइए, मैं यहाँ पे अगर हाइट को 0 मान लेता, है ना, अगर मैं इसी लेवल पे हाइट को 0 मान लेता, यहीं पे हाइट क्या है, 0 है,
तो बच्चों ये बताइए शुरुआत में इस पॉइंट पर आपको क्या लिखनी पड़ेगी, एनर्जी लिखनी पड़ेगी। या तो आप एनर्जी कंजर्वेशन यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगा दें तब भी आंसर आ सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें ये बताइए, अगर ये द्रव्यमान नीचे गिर रहा है, अगर ये मास नीचे गिर रहा है तो बताइए नीचे गिरने पर इसकी स्पीड होती थी √2gh। अब ये कितना नीचे गिरेगा यहां से, अगर नीचे की बात करें अपन तो ये हाइट, ये ऊंचाई 2r हो जाएगी, और 2r और ऊपर कितना है, h है, तो 2r + h। तो ये जब नीचे आएगा ना तो इस पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, √2gh। h मतलब कुल कितना नीचे गिरा, टोटल कितना नीचे गिरा है, इतना नीचे गिरा है। अगर ये वाली स्पीड बड़ी हो जाए क्रांतिक चाल से √5gr से, अगर ये क्रिटिकल स्पीड से बड़ी हो जाएगी तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, g से ये g कैंसिल हो जाएगा, g से ये g कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लो 4r + 2h, बड़ा हो जाना चाहिए ये 5r से, ये 4r इधर आ जाएगा तो 2h ये बड़ा हो जाना चाहिए था किससे, r से, h बड़ा हो जाना चाहिए था r/2 से। तो h अगर r/2 से बड़ा हो जाना चाहिए तो h की छोटे से छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, r/2। ये छोटे से छोटी वैल्यू r की हो सकती है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नीट में भी इस तरीके के सवाल आ चुके हैं, हमने h थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि आंसर में थोड़ा सा चेंज हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप पढ़ेंगे बच्चों तो सेंटर ऑफ मास का ये क्वेश्चन है, बोला हुआ है कि एक नाव है, ठीक है, तो एक ये नाव दे रखी है आपको इस तरीके से, और एक तरफ 60 किलोग्राम का कोई आदमी है और एक तरफ 80 किलोग्राम का कोई आदमी है, 60 किलोग्राम का 80 किलोग्राम का। तो ये 60 किलोग्राम और 80 किलोग्राम का दो आदमी हैं, वो नाव के दो किनारों पर बैठे हुए हैं। नाव की लेंथ 4 मीटर दे रखी है, तो नाव की लंबाई 4 मीटर की दे रखी है। अब ये चलना चालू किए और अपनी पोजीशन बदल ली, अपनी स्थिति बदल ली इन्होंने, एक दूसरे तरफ चला गया, पहला वाला दूसरे एंड पे चला गया, दोनों के एंड्स, दोनों के सिरे बदल गए। बच्चों ऐसे सवाल क्लास में भी मैंने करा रखे हैं। देखिए यहाँ पे बाहरी बल, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगा नहीं, अगर बाहरी बल 0 है तो त्वरण 0 है, एक्सीलरेशन 0 है। किसका एक्सीलरेशन 0 है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 है। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, द्रव्यमान केंद्र की चाल नियत हो जाएगी। लेकिन द्रव्यमान केंद्र की चाल तो शुरुआत में 0 थी क्योंकि शुरुआत में कोई चल नहीं रहा है। अब अगर द्रव्यमान केंद्र की चाल नियत रखनी है, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, तो क्योंकि पहले स्पीड 0 थी इसलिए हमेशा द्रव्यमान केंद्र की स्पीड इस प्रश्न में 0 रह जाएगी। 9th क्वेश्चन के हर पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 रह जाएगी, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहेगा, पहले जहां पे था बाद में भी वहीं पे रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र की चाल, सेंटर ऑफ मास की स्पीड वो पहले भी 0 थी, बाद में भी 0 रहेगी। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास का आना चाहिए अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है कि रोलिंग हो रही है ना, रोलिंग हो रही है, इसका मतलब शुद्ध लोटनी गति मानना है अपने को। कितनी ऊंचाई पर ये चला जाएगा ये बताना है। बताइए, आपको ये सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, अब अगर रोलिंग हो रही है, लोटनी गति हो रही है, तो बच्चों ये चलेगा भी और घूमेगा भी। चलने वाली एनर्जी होती है 12mv², घूमने वाली एनर्जी होती है 12i²। जब दोनों को जोड़ते हैं तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ने पर एनर्जी आती है 12mv², 1 + k²/r²। ये बच्चों शुरुआत की एनर्जी होगी, और बाद में मान लिया ये h ऊंचाई तक चला गया तो सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा किस में बदल गई, mgh में बदल गई। आंसर आ गया, m से m कैंसिल हो जाएगा, इधर v²/2 तो v²/2 रह गया, ये 1 + 1/2 आ जाएगा बच्चों, k²/r²। अब सॉलिड सिलेंडर जो ठोस बेलन होता है
उसका z अक्ष, उसके जो z एक्सिस के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण होता है mr²/2 होता है। और आपको क्लास में बताया है mr² के आगे जो संख्या जो नंबर आता है वही k²/r² होता है। तो k²/r² 1/2 आ जाएगा, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, gh के बराबर। h निकाल लेंगे यहाँ से, g नीचे चला जाएगा तो v²/2, g तो है ही v²/2 और ये g नीचे आ गया। 1 + 1/2 3/2 होता था बच्चों, बस यही आंसर है। तो अगर इसको आप देखेंगे तो ये आंसर अपना आ रहा है कितना, 3/4 और v²/g। तो ये 10th क्वेश्चन का अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों अपने पास, जैसे कि बताया आपको 3v²/4g। तो 3v²/4g ऑप्शन आ जाएगा जो सेकंड ऑप्शन है। और इसमें सारे ऑप्शंस यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो सारे ऑप्शंस आपको बताए हुए थे कि ऑप्शंस आपको चेंज कर लेने थे, और वो करेक्शन आपको बताया हुआ था कि सारे ऑप्शंस में नीचे से 2 से डिवाइड कर लेना। तो सही ऑप्शंस जो आपको बताए गए थे क्लास में वो ये बताए गए थे कि सारे ऑप्शंस ये हो जाएंगे, है ना। तो ये करेक्शन आपको करवा दिया था, और इस हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, और नेक्स्ट 11th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। और अगला जो 11th नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, 11th नंबर के क्वेश्चन में आप पढ़िए बच्चों, क्या बोला गया है। 11th नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ इक्वल लेंथ, छड़ हैं, लंबाई समान है, इनके मासेस द्रव्यमान अलग अलग हैं, है ना, और इनके मास दर्शाए भी गए हैं। ये इक्विलिब्रियम में है, ये साम्य अवस्था में है। ये साम्य अवस्था में अगर हैं तो बच्चों इनके द्रव्यमान केंद्र बीचों बीच इस पे mg लग जाएगा, इधर mg। ठीक है, इधर भी बीचों बीच क्या लग जाएगा, mg लग जाएगा। और बच्चों ये जो दूरी आएगी ये आधी दूरी है। आधी दूरी मतलब ये कितना आ जाएगा, l/2 आ जाएगा। बच्चों अगर ये वाला घटक, अगर इस वाले अपन घटक की बात करें, इस वाले कंपोनेंट की बात करें, तो आप इसमें एक ट्रायंगल देख सकते थे। ये यहाँ पे अगर अपन ट्रायंगल देखें इस त्रिभुज में, देखिए ये एक ट्रायंगल अपने को दिखेगा इस तरीके से, ये एक ट्रायंगल दिखेगा अपने को, और ये दूरी मैं बोल रहा था l/2 है। तो ये वाला कोण, ये वाला एंगल 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये अगर 60 डिग्री है तो l/2 का ये वाला घटक, ये वाला कंपोनेंट l/2 cos 60, और ये कितना हो जाएगा, l/2 sin 60। इसी प्रकार से यहां भी अगर मैं आधी दूरी बनाता, ये l/2 होता, और ये वाली दूरी कितनी आ जाती, l/2 का ये वाला कंपोनेंट l/2 cos 30, और ये आ जाता l/2 sin 30। l/2 sin 30 आ जाता। ये कंपोनेंट, ये घटक मैंने क्यों निकाले हैं बच्चों, क्योंकि आधी दूरी पर ही नीचे लग रहा होगा mg, और इधर भी आधी दूरी पर नीचे की तरफ लग रहा होगा कैपिटल mg। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये कहीं घूम नहीं रहा होगा, तो ये वाला mg इसको घुमाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और ये कैपिटल mg इसे घुमाएगा क्लॉकवाइज। लेकिन ये नहीं घूमेगा, तो दोनों बलाघूर्ण, दोनों टॉर्क को बराबर कर दीजिए। mg वाला, कैपिटल mg वाला बलाघूर्ण आप लिखेंगे तो mg इंटू लंबवत दूरी, समझ रहे हैं आप, mg इंटू लंबवत दूरी आ जाएगी अपने पास mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 और sin 30 1/2 हो गया। ऐसे ही इसका भी बलाघूर्ण या टॉर्क देखोगे तो mg, और ये लंबवत दूरी कितनी आ जाएगी, l/2, और sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। बच्चों देखिए यहां से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये l/4 और ये l/4, ये कैंसिल, ये g से ये g कैंसिल। अपने को कैपिटल M और नीचे स्मॉल m चाहिए, तो √3/1 यानी कि √3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, इसलिए आपको दोनों तरफ के बलाघूर्ण बैलेंस करने पड़ेंगे, दोनों तरफ के टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा इसी कील के सापेक्ष, है ना, यही कील है, इसी बिंदु के सापेक्ष, इसी नेल के सापेक्ष, इसी पॉइंट के अबाउट बलाघूर्ण या टॉर्क देख लेना। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स नीचे लगी रहे,
परपेंडिकुलर या लंबवत दूरी वो आपको बताई हुई है, ठीक तरीके से हल करोगे आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, बलागुण लिखना आना चाहिए, टॉट लिखना आना चाहिए, तभी ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर अपन बात करें तो बोला गया है दो स्प्रिंग हैं, K1 K2 इनके स्प्रिंग नियतांक हैं, K1 K2 इनके फोर्स कांस्टेंट हैं, आर स्ट्रेच बाय सेम एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो इनको बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स सेम है, इसमें ना फोर्स सेम है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो बच्चों बाहरी बल का कार्य जो होता था वो कंजर्वेटिव के वर्क के नेगेटिव के बराबर होता था। बाहरी बल का कार्य संरक्षित बल के माइनस के बराबर या कंजर्वेटिव के नेगेटिव के बराबर। कंजर्वेटिव का वर्क माइनस डेल्टा यू होता था, यानी कि वर्क का फॉर्मूला इस बार डेल्टा यू आ जाएगा। डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आ जाएगा। और शुरुआत में कुछ बोला नहीं गया है, इसका मतलब यू इनिशियल 0 मान लीजिए आप। शुरुआत में कोई एनर्जी कोई ऊर्जा है नहीं, तो वर्क जो होगा वो फाइनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। अब फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें लिखना पड़ेगा जिसमें एफ भी आए और के भी आए। तो एफ और के दोनों किस ऊर्जा या किस एनर्जी के फॉर्मूले में आता है, एफ स्क्वायर बाय 2k। ये कार्य या वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि एफ सेम दे रखा है इसलिए डब्ल्यू वो के व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा, है ना। डब्ल्यू और के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू वापस से लिख देता हूं, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा। तो K1 बड़ा है, अब K1 अगर बड़ा हो जाएगा तो W1 को छोटा होना पड़ेगा, W1 को छोटा होना पड़ेगा, इसका मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा कि W1 छोटा हो जाएगा किससे, W2 से। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए 12th क्वेश्चन के आगे चलते हैं बच्चों अपन। तो अगला प्रश्न जो है 13th नंबर का प्रश्न, 13 नंबर के प्रश्न में हम आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है दो ब्लॉक हैं M1 M2, तो दो अपने पास द्रव्यमान है, दो ब्लॉक है, एक M1 है एक M2 है, ये रेस्ट पर हैं, ये विराम अवस्था में है, और एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग से इनको बांध रखा है अपन ने और कंप्रेस कर रखा है, संपीड़ित है, इन्हें दबा रखा है। अब इनको अगर अपन छोड़ते हैं, है ना, तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका रेशियो पूछा गया है। बच्चों ये बताइए, जब इसको छोड़ेंगे अपन तो बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 बोलना पड़ेगा आपको, बाहरी बल 0 बोलना पड़ेगा। जब बाहरी बल 0 होता है तब बच्चों संवेग संरक्षित रहता है ना, मोमेंटम कंजर्व रहता है। शुरुआत में मोमेंटम 0 था, शुरुआत में संवेग 0 था, इसलिए बाद में भी संवेग 0 रहेगा, मोमेंटम 0 रहेगा। मतलब दोनों जाएंगे विपरीत दिशा में, दोनों जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का संवेग का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम आएगा। ये क्लास में भी करवाया हुआ है कि जब एक द्रव्यमान 2 में टूटता है, जब एक मास 2 में टूटता है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन P दोनों का सेम रह जाएगा। अब बताओ मेरे को, क्या K की वैल्यू P² बाय 2m पढ़ा रखी थी आपको, P सेम है 2 सेम है, तो क्या यहां से K और M व्युत्क्रमानुपाती, K और M इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा जा सकता है। आंसर आ गया हमारे पास, K1 बाई K2 चाहिए था, तो K1 बाई K2 कितना आ जाएगा, M2 अपॉन M1 आ जाएगा। ये आंसर है। इसने बोल रखा है कि M2 इज ट्वाइस द मास ऑफ M1, तो M2 की जगह ना आप 2M1 लिख सकते हो, और M2 की जगह अगर 2M1 लिखोगे तो 2:1, 2:1, वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। और अगले प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन चले तो 14th क्वेश्चन में आ जाइए। 14th क्वेश्चन अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हमने बता रखा था आपको, अगर किसी टेबल के किनारे से आपने रस्सी को लटकाया हुआ है और कितनी लंबाई लटक रही है, L/N लंबाई लटकती है, तो इसको ऊपर रखने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, mgl/2n² वर्क करना पड़ता है। अब 1/8 चेन लटक रही है, मतलब n की वैल्यू 8 है ना, L/8 चेन लटक रही है तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर n की वैल्यू 8 यहाँ पे रख दोगे तो 8 का स्क्वायर 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है, डेरिवेशन क्लास में आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अपन क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं।
तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर बच्चों आप देखोगे तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है पी पॉइंट। इस पी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस पी पॉइंट के अबाउट आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है। चलिए तो कैसे निकालेंगे जड़त्व आघूर्ण? पहले इस पूरी चक्ति, इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए पी के लिए। तो सबसे पहले हम पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पूरी डिस्क का, कंप्लीट डिस्क का। ठीक है, क्वेश्चन ने बोल रखा है कि 2r, ये जो त्रिज्या है 2r है ना, इस 2r का मास तुम्हें m मानना है। अब ये बताओ कि पहले डिस्क का IZ कितना होता है? डिस्क का IZ कितना होता था? चक्ति का IZ अगर इस अक्ष के सापेक्ष आप I निकालोगे तो वो होता था m और 2r का स्क्वायर अपॉन 2, mr स्क्वायर बाई 2 होता था। मतलब कितना हो जाएगा ये? 4mr स्क्वायर बाई 2 यानी 2mr स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपने पास IZ आया है ना, इस अक्ष के सापेक्ष IZ आया है। हमें IZ नहीं चाहिए, हमें IP चाहिए था। तो IP की वैल्यू आ जाएगी IZ प्लस mr स्क्वायर है ना, ICM प्लस md स्क्वायर कर दिया। लेकिन इसका r कितना था? 2r था। तो IZ की वैल्यू तो थी ही आपके पास 2mr स्क्वायर प्लस इसमें 4mr स्क्वायर और जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 6mr स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? P के सापेक्ष, मतलब P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जड़त्व आघूर्ण इस पूरी डिस्क का आया है, इस पूरी चक्ति का आया है। अब अपने को क्या करना है, ये जो छोटी वाली डिस्क है इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और उसे माइनस करना पड़ेगा। चलिए इस छोटी वाली डिस्क का मास बता दीजिए पहले, इसका मास कितना होगा? तो आप ये बताइए पूरी डिस्क का एरिया कितना था, पूरे चक्ति का क्षेत्रफल कितना था? वो क्षेत्रफल था बच्चों पाई इंटू 2r का स्क्वायर, उसका मास कितना था? m। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, पूरी चक्ति, पूरी डिस्क का एरिया कितना है? पाई इंटू 2r स्क्वायर यानी पाई इंटू 4r स्क्वायर, उसका मास m है। तो एक का मास कितना होगा? m बाय 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन ये जो चक्ति काटी गई है, ये जो डिस्क काटी गई है, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर है ना, क्योंकि इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, इसकी रेडियस r ही तो है। तो अगर एक का इतना मास है हमारे पास तो पाई r स्क्वायर का मास कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल, यानी ये जो चक्ति काटी गई है, ये जो डिस्क काटी गई है उसका मास कितना है? m बाय 4 है। बताइए ये एक एक्सिस है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अब इस चक्ति का अगर मैं IZ निकालता, ये काटी गई चक्ति का IZ निकालता, इस डिस्क का IZ निकालता, तो वो सेम फॉर्मूला है mr स्क्वायर बाई 2। mr स्क्वायर बाई 2 होता था चक्ति या डिस्क का, लेकिन m की वैल्यू m बाई 4 है, r तो r ही है। बताइए अब मैं यहाँ से I की वैल्यू ICM प्लस md स्क्वायर लगा लेता हूँ कि मेरे को इस एक्सिस के सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष चाहिए। तो I बराबर ICM, यही इसका ICM है और d की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब मैं IP निकाल लेता हूं इस छोटी वाली चक्ति के लिए। तो IP की वैल्यू आ जाएगी ICM। ICM तो लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है? ये अपने पास लिखा हुआ है mr स्क्वायर बाई 8, ठीक है। तो ICM प्लस md स्क्वायर, लेकिन m की वैल्यू इसकी कितनी थी? m बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब ये दूरी। अब ये दूरी कैसे निकालोगे आप? ये 2r है बच्चों, ये 2r है, ये दूरी कितनी है? r है। तो अगर आप इसमें कर्ण या हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो ये √5r आ जाएगी और इसका स्क्वायर करते तो 5r स्क्वायर आ जाता। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? अगर एलसीएम तुम इसमें 8 ले लोगे तो एलसीएम 8 लेने पर ये 2 और 5 10 और 1 11 mr स्क्वायर आ जाएगा। तो बताइए बड़ी चक्ति का कितना आया था जड़त्व आघूर्ण? बड़ी डिस्क का कितना आया था? 6 mr स्क्वायर आया था, 6 mr स्क्वायर। और छोटी डिस्क का कितना निकाला है? 11 mr स्क्वायर बाई 8। तो एलसीएम ले लो इसमें, तो 8 6 कितना हो जाएगा? 48 में से तुम्हें 11 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 37 mr स्क्वायर बाई 8। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास। तो याद करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, लेकिन ये इसलिए दिया गया है ताकि आप I बराबर ICM प्लस md स्क्वायर वो लगा पाएं। गलत तरीके से लगाएंगे तो इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो आ जाएंगे आपके, इसीलिए बढ़िया सवाल है, ठीक तरीके से लगाओगे तो आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 के आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल नियत है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन वो कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा वो नियत तभी रहती है, कांस्टेंट तभी रहती है जब कंजर्वेटिव या संरक्षी बल लगता है। ऐसा सेकंड ऑप्शन में कहा हुआ है कि जब कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल लगेगा, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि एक लड़के का द्रव्यमान m है, ठीक है, और एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी लंबाई लेंथ l है, मास m2 है, और एक ये लड़का है जिसका मास कितना है, m1 है। अब ये लड़का दूसरी तरफ आ गया, तो आपको बताना है कि ये लकड़ी का टुकड़ा कितना चला होगा। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वैसे ये ओरली भी बताया जा सकता है क्योंकि बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की चाल वो नियत रहेगी। शुरुआत में कोई चल नहीं रहा था, इसलिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी शुरुआत में 0 थी, चाल 0 थी, तो हमेशा 0 रहेगी। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर बच्चा 0 है, इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र वहीं पे रहेगा, सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट पे रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट पे रहेगा, इसका मतलब हर कोई द्रव्यमान केंद्र पर मिलेगा। अगर हर कोई द्रव्यमान केंद्र पर मिलेगा तो m2 को कितना चलना पड़ेगा? एक फॉर्मूला बताया था, m2 को द्रव्यमान केंद्र तक आना है तो दूसरे वाले का द्रव्यमान मतलब m1 d अपॉन m1 प्लस m2। ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, 17th क्वेश्चन का यही आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि प्लैंक फ्लोट कर रहा है वाटर पे और बॉय वॉक करता है एक एंड से दूसरे एंड पे प्लैंक के कांस्टेंट स्पीड से। तो आपको बताना है कि रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट तो हमने प्लैंक का निकाल लिया है ना, लेकिन अपने को बॉय का पूछा गया है। अगर प्लैंक का निकालना है तो दूसरे का मास लिख लेते, अगर बॉय का डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो m1 वाला कितना चलेगा, दूसरा वाला मास m2 L अपॉन m1 प्लस m2। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, बॉय कितना चल रहा है तो m1 कितना चलेगा, m2 L अपॉन m1 प्लस m2, m2 L अपॉन m1 प्लस m2। तो 17th क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत तरीके हैं इसको करने के, क्लास में बताए हुए हैं, अभी ओरली हो जाएगा। m1 की द्रव्यमान केंद्र से दूरी m2 d अपॉन m1 प्लस m2, और m2 की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस m1 d अपॉन m1 प्लस m2। वो लगाओ, आंसर आ जाएगा अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला हुआ है कि एक बॉल है 90 मीटर पर सेकेंड से, तो एक बॉल है वो 90 मीटर पर सेकेंड से चलती है, और एक दूसरी आइडेंटिकल, मतलब दूसरी बॉल का भी मास सेम मानना है ना, और विच इज कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब दूसरी बॉल ना इसकी तरफ आ रही है v से, और क्या होता है, टकराने के बाद क्या हो जाता है कि कम्स टू रेस्ट। तो पहली वाली बॉल जो है ना, उसका v1 कितना मानना है तुम्हें, 0। तो क्वेश्चन ने दे रखा है दो बॉल्स टकरा रही हैं और टकराने के बाद v1 की वैल्यू 0 हो जाती है, e की वैल्यू दे रखी है बच्चों। तो v1 का फॉर्मूला लिखना बताया था आपको। v1 में हम u1 भी लिखते थे, u2 भी लिखते थे, तो लिख दीजिए u1 u2 लिखते ही थे। अगर फॉर्मूले की बात करूं तो नीचे आता था m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 यहाँ पे 2m आ जाएगा, m1 प्लस m2 यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2m आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखते थे, अगर 1 है तो 1 के साथ क्या लिखते थे, m1 माइनस em2। तो m1 माइनस em2 मतलब m1 की वैल्यू m है, e की वैल्यू 0.8 थी। दूसरे वाली स्पीड के साथ m इंटू 1 प्लस ई की वैल्यू 1.8 आ जाएगी। यही आंसर आ जाएगा। v1 की वैल्यू आपको 0 दे रखी है तो v1 की वैल्यू 0 कर दीजिए। ये m माइनस 0.8m मतलब 0.2m बटा 2m, u1 की वैल्यू 90 आ जाएगी। यहाँ से m कैंसिल है, ये 0.9 इंटू माइनस v आ जाएगा।
क्योंकि इस फॉर्मूले में u1 और u2 साइन के साथ, चिन्ह के साथ रखते थे। ये वाली डायरेक्शन बच्चों प्लस होती थी, ये वाली डायरेक्शन माइनस, तो ये v जो है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो u2 की जगह माइनस v आ जाएगा। सॉल्व कर लो, m से m कैंसिल हो गया, ये 0.9v दूसरी तरफ आ जाएगा, तो 0.9v दूसरी तरफ आ गया, तो कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं। 0.9v ये दूसरी तरफ आ गया प्लस में, ये पॉइंट से 0 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 9 बाकी रह गया, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी बच्चों, 9/0.9 10 आ जाएगी, यानी कि 18वें क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो न्यूनतम जो जड़त्व आघूर्ण है, तो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है I बराबर ICM प्लस MD², समांतर अक्षों का प्रमेय या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये बच्चों आपको पढ़ाई हुई है। और ये जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि I की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब ये वाली राशि, ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। I की मिनिमम वैल्यू ICM होती है, वही पहला ऑप्शन है। सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला अक्ष, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला एक्सिस, उसी में I मिनिमम होगा। 19th क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपन अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे बोला गया है बच्चों सेंटर ऑफ मास जो है, मतलब सेंटर ऑफ व्हील रोलिंग, तो एक व्हील है, एक आप पहिया मान लीजिए जिसके द्रव्यमान केंद्र की चाल v0 है, तो आप ये बताइए इसके अधिकतम ऊंचाई की बिंदु की चाल कितनी हो जाएगी? 2v0 हो जाएगी। शुद्ध लोटनी गति, प्योर रोलिंग माननी है। जब भी रोलिंग दी हो, जब भी लुढ़क रहा हो, आपको बोला हो या लोटनी गति बोली हो, कुछ नहीं बोला हुआ है तो शुद्ध लोटनी गति मानते हैं। शुद्ध लोटनी गति में प्योर रोलिंग मोशन में आपको बताया हुआ है जो पॉइंट कॉन्टेक्ट में होता है उसकी स्पीड 0 होती है, सेंटर ऑफ मास वाले की v0, हाईएस्ट पॉइंट की 2v0, तो 20 का सेकंड इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और ये सब प्रूफ आपको क्लास में करवाया हुआ है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको याद करना पड़ेगा। चलिए 20 के आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 पे अगर अपन आते हैं तो 21 पे बोला हुआ है रिजिड बॉडी ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट, तो एक वस्तु है जो चल भी रही है और घूम भी रही है। इफ कपल इज अप्लाइड, तो फोर्स कपल, बच्चों फोर्स कपल का मतलब होता है जैसे कोई भी एक ये छड़ होती, ये रॉड होती, तो इस पे आप समान परिमाण के बल लगाइए विपरीत दिशा में, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रखें, इनको फोर्स कपल या बल युग्म कहा जाता है। अब बताओ ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये बताइए आप मेरे को कौन सी क्वांटिटी अनचेंज्ड रहेंगी, ये आपसे बोला गया है। कौन सी क्वांटिटी अनचेंज्ड रहेंगी ये आपसे इसमें बोला गया है। तो ये बताओ ये जो फोर्स कपल आपने लगाया है, इस फोर्स कपल लगाने से बलाघूर्ण आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, ये भी ऐसे ही घुमाएगा, ये भी ऐसे घुमाएगा, इसका मतलब टॉर्क है, बलाघूर्ण है। तो टॉर्क आ गया ना, तो घूमने वाली सारी चीजें जो होंगी ना वो चेंज हो जाएंगी। घूमने वाली सारी चीजें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, टोटल भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि टोटल में तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों आएगा ना। एंगुलर मोमेंटम ये भी घूमने वाली राशि है, इसलिए ये तीनों चेंज हो जाएंगी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों वो चेंज नहीं होगी। फोर्स कपल का मतलब ही यही है कि नेट फोर्स 0 है, कुल बल 0 है। F ऊपर लगा, F नीचे लगा तो टोटल फोर्स 0 हो गया। फोर्स 0 मतलब लीनियर मोशन में, रेखीय गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रेखीय राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बलाघूर्ण बदल गया है ना, या फिर टॉर्क आ गया तो घूमने वाली सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर ये पता है तो सेकंड इस क्वेश्चन का अपने पास 21वें का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, और अगला 22 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 22 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो जो जड़त्वाघूर्ण है ना I फाइनल, वो I इनिशियल बटा 3 हो जाता है। जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। और क्वेश्चन ने बोला हुआ है रेशियो ऑफ न्यू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या घूर्णन गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा हुआ है। एक्सटर्नल टॉर्क 0 है बच्चों, अगर टॉर्क 0 है, बलाघूर्ण 0 है तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर L कांस्टेंट है तो कॉपी में लिखवाया हुआ है आपको, घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है L²/2I, घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
अब L कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो K और I व्युत्क्रम क्रमानुपाती आ गया। तो K इनिशियल, अब अपने को अनुपात कौन सा पूछा गया इसमें, नहीं मतलब K फाइनल अपॉन K इनिशियल पूछा गया है, तो K फाइनल अपॉन K इनिशियल निकालते हैं तो I इनिशियल ऊपर आ जाता, I फाइनल नीचे आ जाता। तो I इनिशियल अपॉन I फाइनल निकालोगे तो वो 3:1, 3:1 दिख रहा है, 3:1 मतलब 22 का सेकंड आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला पता होगा तो आसानी से आ जाएगा, वरना बहुत इसमें कैलकुलेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें, तो 23 नंबर के क्वेश्चन में याद करना है हमें कि ये शुद्ध लोटनी गति या फिर रोलिंग मोशन का जो प्रश्न आपको दिया गया है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पढ़ लीजिए, 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इसके ऊपर एक रस्सी को बांधा गया है और इसको रेस्ट से छोड़ दिया गया है, इसको मुक्त कर दिया गया है, ये नीचे आ रही है, और ये अगर नीचे आ रही है तो आपको क्या बताना है बच्चों, H नीचे आने पर, है ना, M रिलीज फ्रॉम रेस्ट देन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट डिसेंड्स बाय हाइट H नीचे आने पे इसकी गतिज ऊर्जा चाहिए। अब ये बताओ आप कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दे रखा है, इसका जड़त्वाघूर्ण कितना दे रखा है, I दे रखा है। तो हमने आपको इसके त्वरण का एक फॉर्मूला बताया था, और त्वरण का फॉर्मूला इसका कितना होता था, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता था कुल बल, इस पे बल कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, mg बटे में कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान मतलब टोटल मास, मतलब चलने वाला मास प्लस घूमने वाला मास। चलने वाला मास कितना है, m, और घूम कौन रहा है, ये घूमेगा तो वो कितना हो जाएगा, I/r² आ जाएगा। चलो इससे ये बताओ मेरे को, यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो g से भी कम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो राशि है, नीचे जो क्वांटिटी है ना, नीचे जो राशि है, नीचे जो क्वांटिटी दिख रही है ये m से बड़ी है, ऊपर m है, नीचे m से बड़ी संख्या है, इसलिए a का मान g से कम आ गया। तो अब बताइए कि अगर ये h नीचे आया तो इसकी वेलोसिटी, इसका वेग कितना हो जाएगा, तो v² माइनस u² तो 0 हो गया, 2as ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस 2 को नीचे ले आना तो v²/2 की वैल्यू ah आ जाएगी, v²/2 की वैल्यू ah, m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना तो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mAh। लेकिन a की वैल्यू g से छोटी है तो इसलिए ये एनर्जी mgh से तो क्या आएगी, छोटी ही आएगी। यानी कि आपका आंसर 23 का आ जाएगा थर्ड बच्चों, गतिज ऊर्जा mgh से कम आएगी। ठीक है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी, वैल्यूज भी पूछ सकते थे, थोड़ा सा उसके आगे हमने सोचा आप दिमाग लगा लें तो बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 23 के आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं अपन। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 पे अगर अपन आए तो 24 नंबर के क्वेश्चन पे एंगुलर स्पीड ओमेगा और t, इसका वक्र दिया गया है, आपको ग्राफ दिया गया है किसी रॉड के लिए, छड़ के लिए, रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। तो एक रॉड है, एक छड़ है जो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष घूम रही है। टॉर्क बलाघूर्ण आपको कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है। बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता था, टॉर्क बराबर I अल्फा होता था, ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। बच्चों ये बताइए जो अल्फा होता है, अल्फा आप निकाल सकते थे, अल्फा कैसे निकाल सकते थे, देखिए ओमेगा इनिशियल कितना दिया हुआ है, इस पॉइंट पे आप अगर देखेंगे तो ओमेगा इनिशियल 3 है, यहाँ पे देखेंगे तो ओमेगा फाइनल कितना है, 6 है, और टाइम कितना लगा है इसके बीच में, 6 सेकंड का समय लगा है। v बराबर u प्लस ए टी, रेखीय में सोचिए, प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, तो v या ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, v बराबर u प्लस ए टी। अब ओमेगा फाइनल कितना है, 6, ओमेगा इनिशियल कितना है, 3, और अल्फा की वैल्यू पता नहीं है, t की वैल्यू 6 है। यहाँ से तुम अल्फा निकाल रहे हो तो वो कितना आ रहा है, ये 6 इधर जाएगा, 3/6 या 1/2 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू 1/2 अगर आ गई तो बलाघूर्ण I अल्फा है, I की वैल्यू आपको पता करनी है, अल्फा की वैल्यू 1/2 है। बलाघूर्ण या टॉर्क 6 दिया हुआ है, 2 को इधर ले आइए, I की वैल्यू मेरे को कितनी दिख रही है बच्चों, 12 दिख रही है। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे बढ़िया सवाल आपको डीटीएस में दिए हुए हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप ये क्वेश्चन खुद से कर लेते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए अपन। क्वेश्चन नंबर 25 स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, आपसे कार्य पूछा हुआ है, वर्क पूछा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स का। बच्चों मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था, जो इसका पहला क्वेश्चन था उसमें शक्ति पूछी हुई थी सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में शक्ति और कार्य केवल स्पर्श रेखीय बल करता है, अभिकेंद्रीय बल की कार्य और शक्ति जीरो होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क और पावर दोनों ही जीरो होता है। जीरो इस क्वेश्चन का आंसर है। सर्कुलर मोशन में केवल वर्क और पावर किसके कारण होती है? टेंजेंशियल फोर्स के कारण। जीरो आ जाएगा। परपेंडिकुलर होता है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना, अभिकेंद्रीय बल और विस्थापन लंबवत होता है, तो cos 90 के कारण जीरो आ जाएगा। चलिए 25th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर अपन चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पे। 26 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, u की वैल्यू आपको दे रखी है x² + 1। इक्विलिब्रियम यानी बल चाहिए। बच्चों बल का फॉर्मूला होता था, फोर्स का फॉर्मूला होता था -du/dx। चलिए फोर्स लिख दीजिए माइनस, और du/dx मतलब इसका अवकलन कर लीजिए। इसका अवकलन कितना आ जाएगा बच्चों? 2x आ जाएगा। तो हमने इसका अवकलन कर लिया, हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, ये फोर्स आ गया। फोर्स को जीरो कर दो क्योंकि इक्विलिब्रियम पे साम्य अवस्था पे बल जीरो आता है। इसको जीरो किया तो x भी जीरो आ गया। तो साम्य अवस्था या फिर इक्विलिब्रियम किस पे होगा? x = 0 पे। क्वेश्चन नंबर 26 का ये आंसर आ जाएगा। चलिए 26 के आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया बल, उसका अनुपात पूछा हुआ है। दूरियां दे रखी हैं सारी। बताइए इस बिंदु पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा N1। इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया बल वो किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। और यहां पर कुल मिला के बीचों बीच अगर ये दो द्रव्यमान हैं, इक्वल हाइट है, L है, L/5 है फ्रॉम द नियरेस्ट एंड, रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट देयर हेड। तो अब नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात पूछा गया है। ये पूरी जो छड़ है, ये पूरी जो हमारे पास रॉड दे रखी है, बीचों बीच इसमें mg लगेगा इसका, और वो mg बीचों बीच नीचे की तरफ लग रहा है, ये हमने मान लिया। बताइए मेरे को बीचों बीच का मतलब क्या होगा कि दूरी L/2 होगी, मतलब ये वाली दूरी आपको कितनी माननी पड़ेगी? L/2। अगर ये L/2 है तो ये वाली दूरी बच्चों L/6 होनी पड़ेगी, क्योंकि L/6 + L/3 करोगे तो वो कितना आ जाएगा? L/6 + L/3 करोगे तो वो L/2 आ जाएगा। ऐसे ही ये दूरी भी L/2 होनी चाहिए और ये कुल दूरी L/2 होनी चाहिए। तो आपको ये वाली दूरी जो है यहाँ से वो भी ज्ञात करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। L/2 में से L/5 माइनस कर सकते थे, तो 5 - 2 करते 3L/10, ये दूरी आ जाती 3L/10 के बराबर। ठीक है। अब ये छड़ घूम तो रही नहीं है, ये रॉड घूम तो रही नहीं है, टॉर्क बैलेंस कर लीजिए, बलाघूर्ण बैलेंस कर लीजिए। चलिए इस बिंदु पे अगर हम टॉर्क बैलेंस करते हैं, मतलब इस बिंदु पर कील मान लेते हैं, तो mg इसे नीचे घुमाता, mg का टॉर्क कितना आता? mg इंटू 3L/10। mg का टॉर्क कितना आता? mg इंटू 3L/10। ये नीचे घुमा रहा था लेकिन रॉड तो नीचे नहीं घूम रही, तो कोई ना कोई ऊपर भी घुमाएगा, ये N2 ऊपर घुमाएगा। अब N2 ऊपर घुमाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास N2 इंटू ये कुल दूरी। ये कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 3L/10 + L/6। ये हमने इस बिंदु के सापेक्ष बलाघूर्ण लिखा है, यहाँ पे कील मान ली है, तो इस कील को मानते हुए हमने इन दोनों के बलाघूर्ण बराबर कर दिए हैं, टॉर्क बराबर कर दिए हैं। अब इस बिंदु पर कील माने हम, इस बिंदु पर अगर कील मानते तो वापस से बताइए मेरे को, mg नीचे घुमाता, mg का टॉर्क कितना होता? नीचे आता mg, और लंबवत दूरी कितनी आ रही है? L/6, तो L/6 आ जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये नीचे घुमाता, N1 किधर घुमाता? ऊपर, तो N1 और N1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी इस बिंदु से वही आ जाती 3L/10 + L/6। इनका अनुपात, इनका रेशियो आप ले सकते थे बच्चों। यहाँ से आप रेशियो लेते, अनुपात लेते तो आंसर आ चुका होता। रेशियो अनुपात लोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये mgl से mgl कैंसिल हो जाएगा, तो
n1 बाय n2 अगर मैं लिखता तो ये n1 के इधर ये 1/6 बाकी रह जाता, 1/6, और n2 के सामने 3/10 बाकी रह जाता, 3 और 10 ऊपर आ जाता। तो ये अपने पास आंसर आ जाता 2 3 जा और ये 2 5 जा, आंसर इसका आ जाता अपने पास 5/9 के बराबर। 27th क्वेश्चन का ये आंसर आ जाता। ठीक है, बलागुण बैलेंस करना पड़ेगा, टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27th क्वेश्चन के बाद 28th क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लीजिए, क्वेश्चन ने बोला हुआ है इस तरीके से ये सरफेस दिया हुआ है, ई की वैल्यू दी है, थीटा की वैल्यू वो अपने से पूछी हुई है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में जो है ना, ये जो क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है और चाहो तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। बताओ फटाफट ना कंपोनेंट कर लो। देखो ये जो v है ना, इस v के कंपोनेंट चाहे v sin 45 लिखो चाहे v cos 45 लिखो, v का इधर कंपोनेंट आएगा v/√2 और इधर भी कंपोनेंट कितना आएगा v/√2। कैसे आएगा, कंपोनेंट कर लेना, ये वाला एंगल 45 डिग्री आएगा, है ना। तो v का नीचे v cos 45, सामने भी v sin 45। चलिए ऐसे ही अगर इस आगे वाले v डैश का भी कंपोनेंट करते तो v डैश का इधर कंपोनेंट आता v डैश sin थीटा और ऊपर आ जाता v डैश cos थीटा, है ना। v डैश का ऊपर v डैश cos थीटा आ जाता। तो e का फॉर्मूला होता है, e का फॉर्मूला होता है दूर जाने की वेलोसिटी, मतलब v डैश cos थीटा अपॉन v/√2, है ना, पास आने की वेलोसिटी। ये तो e का फॉर्मूला है। और क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, क्षैतिज दिशा में संवेग समान कर दीजिए, क्षैतिज दिशा में मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। क्षैतिज दिशा में शुरुआत में संवेग होगा mv√2 और बाद में हो जाएगा mv डैश sin थीटा। ठीक है, तो m से m कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये रिलेशन, ये रिलेशन आ गया v डैश sin थीटा बराबर v/√2, v डैश sin थीटा v/√2। और यहां से v डैश cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ev/√2, ev/√2। इनका रेशियो ले लो, अनुपात ले लो, tan थीटा की वैल्यू यहां से मेरे को 1/e दिख रही है ना, sin बाय cos tan थीटा आ जाएगा, v/√2 से v/√2 कैंसिल, 1/e, e की जगह 1/√3 रखोगे, √3 ऊपर, tan थीटा की वैल्यू √3, tan थीटा √3 कब होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, वो याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आ जाते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। अगले सवाल में आपको द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा हुआ है। अब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का फॉर्मूला होता था बच्चों m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये द्रव्यमान केंद्र के त्वरण या एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। चलिए इनका ए निकालने की कोशिश करते हैं, त्वरण निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ये 53 डिग्री, तो ये 3, ये 5 और ये 37 डिग्री और ये 4, ये 3 4 5 का ट्रायंगल पता ही है। बताइए इसमें इधर ना नीचे फोर्स लगेगा mg sin थीटा, मतलब sin 53 देखोगे तो 4/5 आ जाएगा यहाँ से। इधर नीचे फोर्स लगेगा mg और sin 37 देखोगे तो 3/5 आ जाएगा, इधर से 3/5 आ गया। तो कम से कम इस निकाय का, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल लो। एक्सीलरेशन की वैल्यू फोर्स बाय मास होती थी। फोर्स या बल की बात करोगे तो ये बल इसे नीचे इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, दोनों विपरीत दिशा में खींच रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। माइनस कर लीजिए, 4 mg में से 3 mg माइनस करोगे मतलब mg/5 और नीचे टोटल मास कितना है 2m, m से m कैंसल, तो g/10 या 1 आ गया बच्चों। में कितना आ गया, एक्सीलरेशन 1 आ गया। एक्सीलरेशन बनाने का मतलब क्या है कि इसका त्वरण, इसका एक्सीलरेशन ना नीचे की तरफ है ना, वो 1 है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है और वो भी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों देखो इसमें ना ये वेक्टर है m1a1 प्लस m2a2। तो इसमें बात क्या है, ये जो m1a1 है ना, m1a1 का मतलब होता है फोर्स, इसको F1 भी तो लिख सकते हो। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू होती है m इंटू ए, तो m तो m रह गया और a की वैल्यू 1 हो गई। तो इस पे ना फोर्स की वैल्यू m है क्योंकि a की वैल्यू 1 है। इस पर भी फोर्स की वैल्यू कितनी है, m है, m इंटू 1।
है ना, तो फोर्स की वैल्यू एम ए है, ए की वैल्यू दोनों के लिए 1 है, तो नेट फोर्स, टोटल फोर्स दोनों पे एम के बराबर लग रहा है। लेकिन बच्चों वेक्टर है ये, आपको इन दोनों के बीच में ना ये वाला एंगल ना 90 डिग्री है, देखो, क्योंकि ये 53 है, 37 है, 90 है, तो ये भी 90, ये 90 है तो ये एंगल भी 90 आ जाएगा। तो बताओ इस पर भी फोर्स लग रहा है एम, इस पर भी फोर्स लग रहा है एम, तो m और m 90 डिग्री पर, यानी कि ये जो ऊपर एसीएम के फॉर्मूले में लिखा रहता है F1 प्लस F2 अपॉन M1 प्लस M2, समझ रहे हो, ये वेक्टर है। तो बताओ ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर की वैल्यू ना √2m आ रही है। √2m क्यों आ रही है? क्योंकि इस पर भी फोर्स लग रहा है m, इस पर भी फोर्स लग रहा है m, लेकिन m और m के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो √2m, नीचे टोटल मास कितना है 2m है, m से m कैंसिल हो गया, √2/2 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 29th क्वेश्चन का आंसर वो अपने पास सेकंड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा था लेकिन जो तरीका बताया वो बहुत अच्छा है, तो आप आसानी से अगर क्वेश्चन कर पाए इस तरीके से तो कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत सारे सवाल करने से अच्छा है अच्छे कुछ सवाल कर लो तो उससे कंसेप्ट काफ़ी बन जाएंगे। पेपर बहुत अच्छा है, आप इसमें टाइम दीजिए, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण, तो बलागुण बराबर आई अल्फा, टॉर्क बराबर आई अल्फा लिख दो। इसका टॉर्क या बलागुण होता है बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। अब ये F इसे किधर घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज, ये F भी इसे किधर घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क, इसका बलागुण जुड़ जाएगा। दूसरे का भी बलागुण कितना हो जाएगा, बल F, लंबवत दूरी R, F इंटू आर बराबर I। अब ये आपको डिस्क दे रखी है तो डिस्क में हो जाएगा mr² इंटू अल्फा, निकाल लीजिए आंसर आ गया 2FR बराबर mr² इंटू अल्फा, R से R कैंसल, 4F/mr, ये इसका आंसर आ जाएगा। 30 क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है 64% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा कण का द्रव्यमान 4m है, ये एक में टक्कर करता है विद न्यूक्लियस एट रेस्ट। अब दूसरा द्रव्यमान है m0 मान लेते हैं जो रेस्ट पर है और टक्कर करता है, इट इज स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड लूजिंग, तो ये 64% ऊर्जा की हानि कर देता है। ठीक है, ऊर्जा की हानि या काइनेटिक एनर्जी का लॉस, उसका एक फॉर्मूला होता था बच्चों, और लॉस का फॉर्मूला कितना होता था, 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.64 के बराबर, 64% मतलब 64/100। ठीक है, तो देख लो आप इसमें वैल्यूज डाल के देख लो, ये ऑप्शन से चेक कर लो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा अपने पास। तो क्वेश्चन ने बोल रखा है अल्फा का द्रव्यमान कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, है ना, अल्फा का द्रव्यमान मैंने 4m ले रखा है, क्वेश्चन ने अल्फा का द्रव्यमान दिया हुआ है, अल्फा का मास m दिया हुआ है, तो एक मास m लिखना है इसमें और दूसरा मास तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो ये सब हटा देता हूं मैं, फॉर्मूला आपको बता ही दिया गया है, तो सॉल्व कर लो इसे आप। फॉर्मूला है 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक मास m है और दूसरा मास m2 तुम्हें निकालना है। या तो इसको आप डायरेक्टली 0.64 लिख लो या ऑप्शन से चेक कर लो। पहले ऑप्शन में आप m2 की जगह अगर 4m रख लेते तो बताओ, m2 की जगह 4m रखते तो 4 इंटू 4 16m स्क्वायर, नीचे 4m प्लस m 5m, 5m का स्क्वायर, 5m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25m स्क्वायर, 16/25, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करो, 64/100 आ रहा है, 0.64 आ रहा है, यही तो 64% कहते हैं, इसका मतलब 4m ही आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला याद करवाना था कि हानि कितने की होती है, 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक
ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन बच्चों। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि x = 8 इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेग निकालना है। f और x का वक्र दिया हुआ है, f और x बल और विस्थापन से, फोर्स और डिस्टेंस से वर्क निकाल सकते हो आप। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, W = K फाइनल माइनस K इनिशियल। वर्क का फॉर्मूला वैसे इंटीग्रेशन f डॉट dx होता है। इंटीग्रेशन f डॉट dx का मतलब होता है f और x का एरिया। एरिया आप निकाल लीजिए, ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 1/2, आधार या बेस 4 है, ऊंचाई 10 है, तो ये 20 आ गया। ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, 4 × 10 मतलब 40 आ जाएगा, है ना। ये 4 से 8, 4 और ये ऊंचाई 10 हो जाएगी, 40 आ जाएगा। यहीं तक का एरिया निकालना, क्योंकि तुम्हें 8 सेकंड तक ही वैल्यूज या वेग निकालना है। तो ये एरिया कितना आ गया, पहला 20 बाद में 40, तो एरिया 60 हो गया। अंत में गतिज ऊर्जा ½ mv², प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पॉइंट हटाओगे इधर 0 आ जाएगा, ये ऊपर चला गया तो v² की वैल्यू आ गई 1200 मतलब v की वैल्यू 10√12 आ जाएगी। √12 मतलब 2√3, तो थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 20 हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा, 32 का थर्ड आंसर आ जाएगा। पूरा एरिया निकालोगे तो फोर्थ आंसर भी आ जाएगा, जानबूझ के दिया है हमने। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 के आगे चलते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर। तो एक रॉड है, रॉड का कितना होता था, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो आई होता था ml²/12, और इसको mk² के बराबर कर लो। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l/√12। l/√12 33 का आंसर आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है 4 स्फीयर हैं, डायमीटर 2a है, मास m है, प्लेस किया गया है देयर सेंटर्स एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड b। एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, b है, और आपन ने यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, आपन ने स्फीयर्स रखे हुए हैं, गोले रखे हुए हैं जिनकी व्यास 2a है, मतलब त्रिज्या a है, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकालना है अलोंग वन ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस अक्ष के सापेक्ष जो कोई एक साइड है ना। तो ये इस तरीके से स्फीयर अपन ने रखे हुए हैं। बताइए मेरे को, अगर ये अक्ष इस तरीके से है ना, अक्ष मैं बना देता हूं, ये अक्ष इस तरीके से है, तो ये अक्ष इन दो गोलों का तो ये व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है, तो इसका भी 2/5, इसका भी 2/5, तो 4/5 ma², वो तो हो ही जाएगा। इसी एक्सिस के लिए इसका निकालोगे तो बताओ आईसीएम, इसका आईसीएम कितना हो जाएगा, वही 2/5 mr² 2/5 mr² प्लस md², और ऐसे दो स्फीयर है। देखिए वापस से बोल देता हूं, इस अक्ष के सापेक्ष इस एक्सिस के लिए इन दोनों का तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 2/5 mr², 2/5 mr² है ना, तो वो लिख दिया मैंने 2/5 mr²। और इसी अक्ष के सापेक्ष इसका भी चाहिए, इसी एक्सिस के लिए इसका भी चाहिए, ये वाला एक्सिस इसके द्रव्यमान केंद्र से तो गुजर नहीं रहा, तो आईसीएम प्लस md²। आईसीएम की वैल्यू कितनी है 2/5 ma², और दूरी कितनी है b लिखी हुई है, ऐसे दो स्फीयर है तो 2 से गुणा किया हुआ है। बोलिए कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो गया, 4 और 4 8/5 ma² प्लस 2 mb²। 34th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर की अगर आप बात करें बच्चों, तो 35 क्वेश्चन में बोला हुआ है एक स्फीयर दिया हुआ है, गोला दिया हुआ है। गोले के लिए k²/r² कितना होता है 2/5 2/5। डिस्क के लिए k²/r² कितना होता है 1/2। रिंग के लिए k²/r² होता है 1, और शेल या खोखले गोले के लिए k²/r² वो कितना होता था 2/3।
ठीक है, और इन्हें समान ऊंचाई से छोड़ दिया गया है, शुद्ध लौटनी गति हो रही है, प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है। तो नीचे पहुंचने का टाइम अपने को चाहिए, तो नीचे पहुंचने का टाइम का ना बच्चों फॉर्मूला होता था √2h/g 1 + k²/r², ये फॉर्मूला होता था। तो टाइम सबसे कम किसको लगेगा, जिसका k²/r² कम से कम होगा उसको टाइम भी कम से कम लगेगा, ठीक है। तो उनके नीचे आधार पर पहुंचने का क्रम होगा, तो नीचे आधार पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जिसका k²/r² सबसे कम होगा। तो ये 1 है, ये 1/2 है, ये 2/5 कितना होता है, 0.4 होता है, ठीक है ना, और ये 2/3 कितना होता है, 0.6 होता है। तो और ये कितना होता है, 0.5 होता है। तो सबसे कम k²/r² स्फीयर का है, गोले का है। तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, गोला सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, इसलिए आंसर ही पहला आ जाएगा, क्योंकि k²/r² का और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सबसे छोटा गोले का ही है। गोले के बाद कौन नीचे आएगा, गोले के बाद 0.4 के बाद 0.5 चकती आएगी, चकती लिखा हुआ है, उसके बाद कोश आएगा, उसके बाद वलय आएगा, लेकिन सबसे छोटा k²/r² स्फीयर का था, वो सबसे पहले आएगा, ऐसा ऑप्शन ही है कि थर्ड आंसर आ जाएगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 36 में अगर आप देखोगे तो आपको tan थीटा का फॉर्मूला बताया हुआ है v²/rg, है ना, सर्कुलर मोशन में वृत्तीय गति में। अब क्वेश्चन ने बोला हुआ है v की वैल्यू 2v, तो v² में 2v का स्क्वायर करोगे 4v², r की जगह 2r लिखोगे 2r × g, तो आंसर आ जाएगा 2v²/rg, 2v²/rg, यानी 36 क्वेश्चन का आंसर 4th आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37th क्वेश्चन में अगर देखें तो 37th क्वेश्चन में बोला हुआ है 12 किलोग्राम का एक मास है, 12 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है, वो टूटता है 4 किलोग्राम में और 8 किलोग्राम में। 8 किलोग्राम वाले की स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको 4 किलोग्राम वाले की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। एक द्रव्यमान 2 में टूटेगा, एक मास 2 में टूटेगा, दोनों का मोमेंटम सेम होगा, संवेग का परिमाण, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, तो इसकी वेलोसिटी v मान लो, तो इसका जो मोमेंटम जो संवेग होगा mv 4 × v, इसका मोमेंटम हो जाएगा 8 × 6, यानी 4 से इसको कैंसिल किया 2, वेग आ गया 12, तो 12 वेग आ जाएगा, 12 इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अगर 12 वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ½ m 12 का स्क्वायर 12 × 12, बस यही आंसर आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कर देना, 2 144 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 288, 37th क्वेश्चन का यही आंसर आ जाएगा। चलिए 37th के आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 38। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 की अगर अपन बात करें तो आपन को बोला गया एक रस्सी है जो m मास को नीचे ला रही है g/4, तो वर्क डन बाय कॉल्ड, मतलब रस्सी ने कितना वर्क किया होगा, रस्सी मतलब टेंशन। अब तनाव बल तो ऊपर लग रहा है लेकिन ये मास नीचे जा रहा है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। और माइनस में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ही एक है, उसी को टिक कर दो। आपको कुछ करने, इसमें कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं। और सॉल्व करना चाहो तो -t × विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है d। माइनस क्यों, तनाव बल ऊपर है और ये d नीचे आ रहा है, तो -t × d आएगा। t की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि त्वरण नीचे है तो आभासी बल या इसको जो अपन बोलते हैं सूडो फोर्स ऊपर लग जाएगा, तो t की वैल्यू आ जानी चाहिए थी mg - ma, और a की जगह अगर g/4 डालोगे तो ये 3mg/4 आ जाएगी। तो यहाँ पे -3mg/4 × d वो आ जाएगा, लेकिन डायरेक्टली देखने से ही आंसर आ जाएगा, टेंशन का वर्क नेगेटिव आएगा, आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो बच्चों इस 39th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 39th क्वेश्चन में क्या है कि क्यूबिकल ब्लॉक फिसलता हुआ आ रहा है और ये टकराता है इस ओ से। तो जब ये
O से टकराएगा तो O से ही बल गुजरेगा, O से ही फोर्स गुजरेगा, तो O से बलाघूर्ण 0 हो जाएगा O के सापेक्ष, या O से टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा। इसलिए एंगुलर मोमेंटम पहले का और बाद का कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग शुरुआत में क्योंकि ये फिसलते हुए आ रहा है तो चलने वाले का कोणीय संवेग mvr होता था, तो mv और लंबवत दूरी अगर आप देखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो a/2 आ जाएगा। इसलिए कोणीय संवेग शुरुआत का हो जाएगा mv इंटू a/2, कोणीय संवेग शुरुआत का या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम mv इंटू a/2, फाइनल एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा, अंत में कोणीय संवेग हो जाएगा i ओमेगा के बराबर। फाइनल हो जाएगा आपके पास एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा के बराबर। i निकालना पड़ेगा आपको जब ये टकराएगा ना, तो ये घन है इस तरीके का और ये इस बिंदु से टकराएगा, तो इसी के सापेक्ष आपको i निकालना पड़ेगा। अब आपको ना प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया हुआ है कि इस एक्सिस के अबाउट ml²/12 आता था, इस अक्ष से भी ml²/12 आता था, तो इस एक्सिस से iz निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ix प्लस iy, यानी वो आ जाएगा ml²/6। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाल दोगे, I की वैल्यू आ जाएगी ICM प्लस md² L/√2 का स्क्वायर। L/√2 कहां से आएगा, इन दोनों के बीच की ये वाली दूरी ना L/√2 आ जाएगी, तो I बराबर ICM प्लस md², ये आधी दूरी, क्योंकि कुल दूरी कितनी होगी, √2l होगी। ये विकर्ण या डायगोनल कितना होता है, √2l, तो आधा कितना होगा, L/√2। तो ये I की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू ml²/6 प्लस ml²/2, यानी एलसीएम लोगे नीचे 6 आ जाएगा, है ना, तो और ये 3 और 4/6 यानी 2/3 ml², ये I की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख दो, इधर तो क्या लिखा था mva/2 और I की वैल्यू हमारे पास है 2/3 ml² या a² इंटू ओमेगा। निकाल लीजिए, m से m कैंसिल हो गया, 3 इधर चला गया, तो 3 ये a से a कैंसिल हो गया, 3v/4a, ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3v/4a। 39 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा सवाल है, कोणीय संवेग संरक्षण, और अगर एंगुलर मोमेंटम आपको लिखना आएगा तो ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है, इसको अपन मुक्त करते हैं तो ये स्लिप करता है, फिसलता है और किसी बिंदु पर कांटेक्ट छोड़ता है ना, संपर्क छोड़ता है। मान लीजिए इस बिंदु पर संपर्क छोड़ता है, संपर्क छोड़ेगा तो ये कोण थीटा मान लीजिए। बताइए, नीचे बच्चों लगेगा mg और ये एंगल भी आ जाएगा थीटा, इधर mg का घटक आ जाएगा mg cos थीटा और इधर लगेगा n। वृत्तीय गति में, सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला होता है Fc = m × ac। Fc मतलब केंद्र की तरफ लगने वाला बल, केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, mg cos थीटा, और माइनस n भी लग रहा है, लेकिन संपर्क छोड़ेगा, कांटेक्ट छोड़ेगा तो n 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू तुम mv²/r के बराबर लिख सकते थे। m से m कैंसिल होता, यहां से v² की वैल्यू आ जाती gr cos थीटा, v² की वैल्यू कितनी आ जाती, gr cos थीटा आ जाती। एक बच्चों ये बताओ, ये अगर लंबाई की बात करता मैं, लेंथ की बात करता मैं, तो ये लेंथ कितनी आ जाती, ये r है, r का इधर ये वाला कंपोनेंट, ये वाला घटक r cos थीटा आता, तो ये जो बची हुई लंबाई है ये कितनी आती, r माइनस r cos थीटा। अब प्रारंभिक चाल 0 है, इनिशियल स्पीड 0 है, तो h नीचे आने पे स्पीड कितनी होती, √2gh, √2g, और कितना नीचे आ रहे हैं, r माइनस r cos थीटा, तो r माइनस r cos थीटा, ये हमने स्पीड का मान लिखा है। और एक और स्पीड भी निकाल रखी है हमने, √gr cos थीटा, दोनों बराबर कर लो, √gr cos थीटा, ये भी स्पीड निकाल रखी है, बराबर कर लो। तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2 - 2 cos थीटा और उधर बचेगा बच्चों cos थीटा, r से r भी कैंसिल हो गया, तो 2 बराबर 3 cos थीटा, या cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, 2/3। अब cos थीटा का मान 2/3 आ गया, तो तुमसे ये पूछा गया है, ये वाली दूरी, क्षैतिज दूरी, ये आपसे पूछा गया है, ये x कितना होगा।
तो बताइए ये r है, तो r का ये वाला घटक r cos थीटा होगा, x की वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा, ये आंसर है। क्षैतिज दूरी पूछी गई थी r sin थीटा, तो आप ना एक थीटा cos थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 2 है ये 3 है, तो बच्चों ये √5 आ जाएगा। तो बताइए r तो r रह गया, sin थीटा की वैल्यू √5 बाई कितनी आ जाएगी 3, √5/3, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। आपसे क्षैतिज दूरी पूछी गई थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछी गई थी, आमतौर पर ये हाइट पूछी जाती है तो r cos थीटा आंसर होता है, अभी r sin थीटा आंसर आ जाएगा, तो थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आ जाते हैं। 41 में आपसे पूछा गया है कांस्टेंट पावर, नियत शक्ति दी गई है, अगर पावर कांस्टेंट है तो पावर को F इंटू वी लिख देना, वो कांस्टेंट है, फोर्स को M इंटू ए लिख देना, ए को आप लिख सकते थे, m भी कांस्टेंट में चला जाएगा, m हट जाएगा, a को तुम dv/dt लिख सकते थे, v तो v है वो कांस्टेंट आ जाएगा, तो v dv dt के समानुपाती आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर लीजिए तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा बच्चों, v स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, t के आ जाएगा। अब बताइए क्या यहां से अगर हम बोलें कि v t की पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते थे, v को आप dx/dt लिखते, dt दूसरी तरफ आ जाता, इंटीग्रेट कर लेना, तो समाकलन करोगे तो x किसके समानुपाती आ जाएगा, t की घात 3/2 के, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, x t की घात 3/2 के समानुपाती आ जाएगा। अब आप ये बताओ मेरे को, x अगर t की घात 3/2 के बराबर है तो इसमें आंसर अगर आप देखोगे तो सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये वैल्यूज आ रही है अपने पास, क्या वैल्यूज आ रही है इसकी, x समानुपाती t की घात 3/2 आ रहा है, तो वो वक्र इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो याद करना है अपने को कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जिसमें शक्ति नियत होगी, पावर कांस्टेंट होगी, तो पावर कांस्टेंट के लिए फोर्स इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो x किसके समानुपाती आ जाएगा, t की घात 3/2 के। इसमें एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, फोर्थ ऑप्शन, वो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होगा। देखिए ये अगर मैं इसमें एक ही तरीके से बनाऊं इसे, तो ये अपने पास सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन दोनों दिख रहे हैं। अब तो इसमें आप इस तरीके से सोचिए, जो परवलय होता था, जैसे x स्क्वायर समानुपाती y होता था, तो मुंह उधर खुलता था जिसकी पावर 1 होती थी, जिसकी पावर कम होती थी। यहाँ पे x समानुपाती t की घात 3/2 है, तो x की पावर 1 है, तो जिसकी पावर कम है मुंह उधर ही खुलेगा। तो अभी ये परवलय जैसी आकृति दिख रही है अपने को, परवलय तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन इसी तरीके की आकृति आएगी और मुंह किधर खुल रहा होगा, जिसकी पावर कम होगी, इसीलिए सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, चलिए 41 के आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 42 पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि मास m है और ये मूव कर रहा है, ये दूसरे सेम मास m से टकराता है। अब टक्कर के बाद जो है ना, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो i और j दोनों में है, मतलब एक से ज्यादा डायरेक्शन है, मतलब ये इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन हो गई, प्रत्यास्थ त्रियक टक्कर हो गई। और एक और ऐसा ही सवाल हमने किया था कि जब इलास्टिक कोलिजन होती है एक से ज्यादा डायरेक्शन की, तो टकराने के बाद एंगल्स कितने बनते हैं, 90 डिग्री के। टकराने के बाद पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पे चला जाता है, और 90 डिग्री पे अगर पार्टिकल्स जा रहे हैं तो वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है और ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो डॉट गुणनफल 0 होना चाहिए। अगर शुरुआत की वेलोसिटी 3i - 2j है तो दूसरे की वेलोसिटी 2i + 3j ही होनी पड़ेगी। क्यों होनी पड़ेगी, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 - 6 0 आ रहा है, यही दोनों वेग लंबवत है, यही दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। पहले भी एक सवाल आया था सेम कंसेप्ट का, तो कंसेप्ट एक है, सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत तरीके के बन सकते हैं, याद करना पड़ेगा ये पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 43 अगर आप देखेंगे तो 43 में आपको बोला हुआ है कि m v0 से चलता है, इस 2m से स्टिक हो जाता है।
है ना, चिपक जाता है, तो संवेग संरक्षण लगाइए mv0 बराबर 3m इंटू वी, तो ये इससे चिपक गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, v0/3 आ गई। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ये 3m मास हो गया, मान लीजिए 3m मास, और ये किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो ऊर्जा संरक्षण लगा दीजिए, हाफ m v स्क्वायर बराबर हाफ k x स्क्वायर, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन m की वैल्यू कितनी है 3m, और v की वैल्यू निकाली हुई है v0/3, v0/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, v0²/9, ये kx स्क्वायर के बराबर, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी m v0²/3 के इसका रूट, तो m/3 के अंदर रह जाएगा, v0 बाहर, फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 44 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 44 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 10 किलोग्राम का एक रेत का बैग है जो 3 मीटर की रस्सी से बांधा गया है, 0.2 किलोग्राम की बुलेट आती है, एंटर करती है 20 मीटर पर सेकेंड से, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 10 और 0.2 को जोड़ दीजिए, यही आंसर आ गया। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 नीचे 102 इंटू 400, ये अपने पास आंसर आ जाएगा इसका। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसको कैंसिल कीजिए तो 51 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कीजिए 200 आ जाएगा, 2000/51 ये आ जाएगा। अगर इसको तुम 50 मानते, 2000/50 इसको मानते तो आंसर आपका कितना आता, 40, है ना। लेकिन 51 है तो आंसर 40 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 40 से थोड़ा सा कम की अगर आप बात करें 4th आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन भी अगर अपन देखें बच्चों, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है मोमेंटम या संवेग को बढ़ाया गया है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा गया है। फॉर्मूला लगाइए k बराबर p²/2m, और यहाँ से लिखिए k समानुपाती p², और k समानुपाती p² लिखोगे तो k1/k2 को p1²/p2² लिख देना। 1 वाली राशियों को प्रारंभिक मानते हैं, 1 को इनिशियल मानते हैं, 1 को 100 मान लो, p2 को 25 बढ़ा दिया गया तो 125 का स्क्वायर कर दो, और नीचे k2 आएगा ही। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, k2 की वैल्यू आ जाएगी 125 का स्क्वायर यानी 15625, और नीचे 100 था तो 156.25, जो भी आंसर आता है 100 में से माइनस कर दीजिए, आंसर 56.25 आ जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा लगभग 56% से बढ़ जाएगी, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो अपन ने बनाया हुआ है DTS, इसके हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लें, भले पेपर में सॉल्व नहीं हो पाया हो, आप घर पे सॉल्व कर लें, बहुत अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट रिवाइज किए हुए हैं। अगर इस तरीके का पेपर आता है नीट में तो बच्चों मान के चलिए कि इसमें अगर आप 30 से 35 के बीच में भी क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो मानिए आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। पेपर इस लेवल का बनाया गया था कि इसमें जो कट ऑफ जानी चाहिए वो 30 प्रश्न से 35 प्रश्न के बीच में जानी चाहिए। 30-31 सवाल भी अगर आपके सही हुए हैं तो आप इस साल जरूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट DTS में। बेस्ट ऑफ लक।